अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास फेलोशिप का जो जनरल पोर्शन है उसका आज हम लास्ट पोर्शन प्राइमरी फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल संडे है तो कल शायद आपका क्विज मैं ले लूँ, अगर हमारा टाइम मिला तो हम आपका क्विज बना के आपका क्विज नंबर 2 हम आपको भेज देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्विज नंबर 1 आपका हो चुका है। और इसी कल हम अगर टाइम मिला तो क्विज नंबर 2 आपका ले लूँगा। तो अगर क्विज ना हो सका तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर हो गए हैं, वो आपने उसको याद करना बैठ के। तो इंशाल्लाह ताला मंडे से फिर हम जो मेरे अपने नोट्स होंगे वहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो प्रीवियस बैच है वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि हमारे तकरीबन 2 से 3 मंथ लगे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, तो उसके 2 से 3 लेक्चर आपको शेयर किए थे। तो इसी तरह वो डेली बेसिस पर ना जो प्रीवियस वो बैच के जो लेक्चर हैं 2 से 3 लेक्चर आपको वो शेयर के वो कर देंगे हम, ताकि आपका जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुकम्मल तौर पर आपकी तैयार हो जाए। तो जो चीज़ें यहाँ पे वो मिस हो गई हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोट्स में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो जो प्रीवियस लेक्चर आपको शेयर कर रहे हैं वो आपको उनमें से मिल जाएगी। और लेट्स सपोज फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो फिर जब हम HR की स्टडी करेंगे तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सारा जो पोर्शन है जो पेपर में पूछा जाता है वो सारे के सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये MCQ आप कह सकते हैं कि जो फ्रैंकलिन है ये इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल फैराडे इज द लार्जेस्ट। तो चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और जो बिगेस्ट यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है। इसकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। The ESU of charge is also called Stat column और फ्रैंकलिन। तो ESU का दूसरा नाम क्या होता है, यार इसको आप स्टैट कॉलम बोल रहे हैं, ये CGS सिस्टम ही है, या इसका नाम क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा। Recently it has been discovered that elementary particles, तो फिर मुझे बता सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। और वो एलिमेंट्री पार्ट पार्टिकल जो किसी और सर वो पार्टिकल मेजॉन। जो किसी में से ड्राइव ना किए जाएं उसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाते हैं, लाइक फर्मियंस, बोसॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और गुलाम हो यहाँ पे बताइए अपना डेफिनेशन। जी सर, वो एलिमेंट्स जो हमारे पास एटम के अंदर मौजूद होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसमें हमारे पास फर्मियोन, मेजॉन, क्वार्क्स वगैरह, यानी कि वो एटम हमारे के पास अंदर जो एलिमेंट भी होते हैं। मौजूद होंगे वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। जी तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। नो नहीं सर, सर। वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं जो जो फर्दर डिविजिबल ना हो, मतलब कि इनडिविजिबल हो, जो फर्दर डिवाइडेबल ना हो। लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये डिवाइड हो गए हैं क्वार्क्स में, तो हम इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं कहेंगे। क्वार्क्स को ही कहेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल फिर। क्वार्क्स क्या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना कि क्या क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स होती हैं। नो सर, क्वार्क्स को भी अभी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो किस में डिवाइड किया गया क्वार्क्स को। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि क्वार्क्स हमारे वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। तो देखें सर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन यही है कि क्वार्क्स जो है वो की क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो होती हैं जो किसी और चीज से मिलकर ना बने हुए हों। शुरू में ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब रिसर्च हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन बी डिस्कवर दैट एलिमेंट्री पार्टिकल, शुरू में इनको ये कहा जाता था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी कहा जाता था, आर कंपोज ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स से मिलकर बने होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्योंकि ये मिलके बने होते हैं तो इसलिए इनको आप वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं कह सकते।
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से मिलकर नहीं बना हुआ अभी तक की जो रिसर्च के मुताबिक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो बच्चे भी सवाल ये भी करती हैं कि जो हमारे क्वार्क्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल तो बेसिक पार्टिकल होते हैं ना। तो जो क्वार्क्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, तो हम क्वार्क्स को एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों नहीं कह सकते। तो देखिए क्वार्क्स कभी भी अभी तक की जो रिसर्च के मुताबिक इंडिपेंडेंट क्वार्क्स अभी तक हमें नहीं मिल सके। जो भी क्वार्क्स हमें मिलती हैं वो या डबल पेयर्स की फॉर्म में मिलती है या ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मिलती हैं। इंडिपेंडेंट यानी अकेला क्वार्क को अभी तक हमें नहीं मिला। अकेला क्वार्क हमें वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चूंकि वो अकेली चीज अभी मिल नहीं रही, अकेला वो एग्जिस्ट कर नहीं पा रहे इंडिपेंडेंटली, तो इस वजह से आप क्वार्क्स को एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कह सकते। आप इलेक्ट्रॉन्स ही को आप अभी तक एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन सी होती हैं, तो आप ये आंसर देंगे जो किसी और पार्टिकल से मिलकर ना बने हों। तो फिर आगे भी सवाल में अगर डिस्कशन होती चली जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों है, क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों नहीं है। क्लियर। जी सर। और ये चार्ज भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन वो क्वार्क से मिलकर बना, अब उसका चार्ज कितना होता है, +1/3। ये सारी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। लेकिन जो एलिमेंट्री पार्टिकल उस पर जो आप पढ़ते हैं ना दूसरा, ये चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। वो बात होती है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की होती है। तो चूंकि क्वार्क्स हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए ये फ्रैक्शन में इनका चार्ज हो सकता है। मोहम्मद खान, ठीक है। जो था मिलीकन ने था, जो आप ये फार्मूला पढ़ते हैं ना, Q=NE, तो इसके मुताबिक जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा वो एलिमेंट्री पार्टिकल है तो हमने इसको लेके चलना। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो क्वार्क्स है उनको एग्जिस्ट करता है फ्रैक्शन में। जैसे आप अपनी देख रही हैं कि 1+1/3 होता है, 2/3 होता है। क्लियर। और यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, however as quarks do not exist in free state, the quantum of charge is still E। क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोल सकती है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकती हैं। जो क्वांटम है चार्ज के, जिस तरह आपने पढ़ा था कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है, तो लाइट का क्वांटम क्या होता है, फोटोन होता है। तो चार्ज का क्वांटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। जी सर। इन मेटल्स इंड्यूस चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जब आप वो दूसरे मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उसके अंदर भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो अगर आप मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए तो वो कह रहा है कि इन मेटल्स इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज का वर्ड भी लगा लें, इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड इन चार्ज। जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 न्यूटन पर कूलम आपने चार्ज को वो अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो जो मेटल्स हैं उनके अंदर अपोजिट, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है ना, प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये माइनस, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो जब आप मेटल को वो अंदर रखती हैं, जो मैंने 2-3 लेक्चर आज आपको भेजे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो अगर किसी ने सुने हैं तो उसमें आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक, क्योंकि फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस हिस्से पर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अंदर पॉजिटिव इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी, ये वाली होगी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कोई और मटेरियल रखें तो उसकी जो डायरेक्शन है, तो मतलब है अप्लाइड फील्ड वो ज़्यादा हो सकता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो सकता है। आपस में ज़रूरी नहीं है दूसरे मटेरियल के लिए कि अप्लाइड और इंड्यूस्ड एक दूसरे के बराबर हो। लेकिन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है,
तो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैदा हो जाएगी, जिसको बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अब दूसरे जो मटेरियल है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की वो कमी होती है, तो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है। तो जितना मर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो ये फौरन क्या कर देगा, उतने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देगा और उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जो बाकी फिर उसको किया हो जाएगा हमेशा उसका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल्स के अंदर पैदा होता है। तो ये कंडीशन किसके लिए, हमेशा मेटल्स के लिए रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है, तो मेटल्स की ये काम कर सकती हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है ना। अब एक ऐसा मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही कम, तो यहाँ पर पहुंचने वाला जो नेगेटिव चार्ज वो कम होगा, तो जब कम होगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो सकता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो सकता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। लेकिन मेटल के केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर? सर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे मिलेगा? अप्लाइड की ये डायरेक्शन और इंड्यूस की डायरेक्शन ये है, हाँ दोनों सर, इक्वल। वो तो एक दूसरे को सर वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, लेकिन अप्लाइड ज्यादा है और इंड्यूस कम है। मेटल के केस में हमेशा बराबर होगा। अच्छा सर, तो फिर ठीक है। अगर कोई दूसरा मटेरियल आपने रखा है तो उसमें ये हो सकता है कि जो अप्लाइड है वो ज्यादा हो जाए और जो दूसरा है जो इंड्यूस है वो कम हो जाए। क्योंकि जो दूसरा मटेरियल है उसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना है ना। और कोई दूसरा मटेरियल आपने यूज किया उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा नहीं ना हो पाएगा। तो जब यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा नहीं होगा तो यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो फिर वो जो काउंटर कार है एक्सटर्नल को वो फिर वो मुकम्मल तौर पर काउंटर नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि अंदर फिर इलेक्ट्रिक जो अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जितना यहाँ पर नेगेटिव है और जितना यहाँ पर पॉजिटिव है। जितनी दोनों की सेपरेशन होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव की, उतनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अगर ज्यादा सेपरेशन हो तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, अगर कम होते तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। इस वजह से जो दूसरे मटेरियल है ना वहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन मेटल के केस में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। क्योंकि जो अगर आप जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब भी इनके पास मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन का समंदर है, तो वो उतना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भेज देंगे और उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर सेपरेशन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये सेपरेशन बहुत ढेर सारी होगी, कितनी ढेर सारी हुई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग हुई है। तो लिहाजा फिर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, लेकर डायरेक्शन भी अपोजिट होगा और एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर दे, मोहम्मद खान, मुकद्दस और गुलाम भैया आप चुप करके बैठे हुए। जी सर क्लियर है। और ट्रक की कैरिंग एक्सप्लोसिव, अगर आपने जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो आपने लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करना पड़ेगा, हैज अ मेटल चेन, उसके साथ आप मेटल चेन करेगा, वो जमीन के साथ रगड़ा खाती हुई चली जाएगी। अब जमीन के साथ वो रगड़ा क्यों खाती है, क्योंकि कोई भी अगर वो अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो मतलब ट्रक के अंदर या किसी भी हिस्से पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो जो चार्ज है वो फिर ज़ाहिर है कि अंदर चूंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल है तो वो इस्तेमाल उसको वो मतलब तबाह कर सकता है, तो धमाका कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल की वो चेन है वो जमीन के साथ हम वो टच कर देती है, तो थ्रू आउट दरअसल वो क्या करती है, वो रगड़ा करती रहती है, ताकि जितना भी नया वो नया चार्ज पैदा हो वो मेटल चेन के जरिए किसके अंदर चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए, और वो कोई ट्रक के अंदर कोई चार्ज ना रह सके, ताकि फिर वो जो एक्सप्लोसिव है उनको कोई डैमेज वगैरह ना हो। तो यहाँ पर लिखे हैज अ मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड टू कंडक्ट अवे, दूर वो कंडक्ट करती है द चार्ज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन। यानी कि वो अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी तरीके से तो मेटल चेन उसको जमीन के अंदर को ट्रांसफर कर देगी, तो लिहाजा वो फिर हम बच जाएंगे। कूलम ला जो है वो इससे अगर डिस्टेंस ज्यादा होना तो तब कूलम ला वो वैलिड होगा, अगर इतना डिस्टेंस हो या इससे छोटा डिस्टेंस हो जाए फिर कूलम ला हमारा वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब क्या है कि जो आपने रिजल्ट पढ़े थे
वो सारे कॉलम फिला के अंदर वो सारे के सारे तब तक आपको मिलेंगे जब तक इससे डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस वो कम होगा फिर आपको कॉलम ला के जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। बाकी एमसीक्यूज हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने ऊपर रखना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने नीचे रखना है। तो अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स और दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आपने क्या लगानी है, आपने रेशियो निकालनी, तो इसका आंसर ये आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1। अगर दो प्रोटॉन्स है तो दो प्रोटॉन्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स और दो प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी रेशियो ये आएगी। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स का आंसर वो 10⁻⁻36 आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के केस में -43 आ रहा है। क्योंकि प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है तो इसलिए -36 आंसर बड़ा है और -43 आंसर छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास छोटा होगा तो लिहाजा उनके दिमाग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगी और जो प्रोटॉन्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। और ये नेग्लिजिबल फोर्सेज होती हैं। तो जस्ट आपको ना एक वो बताया गया है कि फोर्सेस होती हैं लेकिन ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को डिस्कस नहीं करते। सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फोर्सेज इतनी स्मॉल होती है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जस्ट आपको फॉर न्यूमेरिकल पर्पस या फॉर एमसीक्यू के लिए आपको ये वैल्यूज आप याद रखनी है पेपर के लिए। प्रैक्टिकली ये यूज नहीं होती। 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन की मान अगर रेशियो हो उसका ये आंसर आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। उससे जो वीक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे नंबर पे क्या आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। जो स्मॉलेस्ट फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज है, और ये तो आप जानते हैं कि कूलम लॉ के वो कहता है कि अलोंग द जो स्ट्रेट लाइन के वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। दो चार्जेस हैं तो जो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर को मिलाती है दोनों चार्जेस के, उस डायरेक्शन में ये एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तब पर वो कह रहा है कि दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में बी जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि बी जीरो कैसे नहीं होगा? जाहिर है कि चार्जेस मौजूद है ना, तो जाहिर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बी कैसे जीरो होगा तो कोई बता सकता है? बी का मतलब सर पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल, हाँ सर, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ ग्रेटर होगा, जैसे ही वो नेगेटिव की तरफ जाएगा वो कम होता जाएगा, लास्ट में वो जीरो ही जाएगा, हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी कि इस जगह पर बी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। मन खान मुकद्दस और गुलाम वो ये बताएं। सर ये क्वेश्चन है सेकंड ईयर में, लेकिन इसका आंसर नहीं पता सर। सबसे पहले ये बताएं पोटेंशियल आता कब है? सर जब चार्जेस के बीच में डिफरेंस हो। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। तो आपने जो पोटेंशियल की वैल्यू मालूम कर दी तो आप कैसे प्रूव करते हैं? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड के अंदर लाना तो वो पोटेंशियल कहलाता है। फील्ड के अंदर जब आएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा? सर वो फोर्स मालूम, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करें तो आपको आप पैटर्न वर्डिंग में बताएं कि पोटेंशियल की वैल्यू कब आती है। हिंट मैंने आपको दे दी है।
तो आप अच्छे वर्ड में बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, पोटेंशियल की वैल्यू हमें कब वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या हमें सर कब किसी मिलेगी। जब किसी फील्ड चार्ज में किसी एन अदर चार्ज को लाया जाए तो वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होता है। कि आपने अधूरा आंसर दिया है। जब आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं ना, तो तब आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास आप क्योंकि ज़्यादा टेस्ट चार्ज आप यूज करते हैं ना, तो ये आपने टेस्ट चार्ज आपने रखा। तो आप देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है, आपने अगर इसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आपने अलोंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है, ये बात ही है, ठीक है। तो वो कह रहा है एट द सेंटर ऑफ, इस सेंटर की बात कर रहा है कि इस सेंटर पर जितनी इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना इसको वो धकेल रहा है टेस्ट चार्ज को, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। जितना इसकी रिपल्शन है उतनी ही इसकी अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की फैट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर वो रखेंगे चार्ज को, जैसे ही हमने छोड़ा तो ये उसको रिपेल कर देगा और ये उसको अट्रैक्ट कर देगा। हमें इस चार्ज को यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा फिर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जीरो होगी, सॉरी। पोटेंशियल की वैल्यू तब आती है जब हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाती हैं, कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को लेते हैं। आप जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज के अंदर मूव करवाना चाहती हैं, तो यानी कि हम इस तरह मूव करवाना चाहती हैं। और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को अंदर लेकर आएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर सिमिलर चार्ज होगा, ये दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करनी है, हमने इसको वर्क डन करना, हमने एनर्जी लगानी है, उसको इस पॉइंट पर हमने लेकर आना ही आना है। तो ये रिपेल करता रहेगा और ये हमें फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये पॉइंट पर यहाँ पर आ सकता है। लेकिन इस केस में अगर आप यहाँ पर रखें तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इसको, सॉरी, ये यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है। तो जब आप किसी भी पॉइंट पर आप छोड़ेंगे तो जब सेंटर पे वो क्या करेगा, जितनी यहाँ पर उसके ये रिपेल करेगा उतनी यहाँ पर उसकी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो एट सेंटर पे वो जगह होगी जहाँ पर एक रिपल्शन और दूसरे की अट्रैक्शन ये दूसरे के इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। और जितना ये पॉजिटिव चार्ज के करीब अगर हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखें, तो इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिपेंड भी करता है कि आपने चार्ज को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर आप इस डायरेक्शन में लेके चलती हैं ऐसे, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, तो आपको डबल वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करवाती हैं तो इस डायरेक्शन में तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में लेके जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पोटेंशियल वैल्यू हमें तब मिलती है जब हम अगेंस्ट द फील्ड हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, यहाँ तो हमें ऑटोमेटिकली ये उसको दूर भगाना चाह रहा है, ये उसको ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फिर हमें पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। क्लियर? जी सर क्लियर है। लेकिन जब आप इस केस की बात करते हैं जब दोनों सिमिलर चार्जेस हों, फिर जाहिर है कि तब आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है और तब आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपको मिलती है, क्योंकि जो हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और जो हम वर्क डन करते हैं तो वो चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल सेम है क्या, मुकद्दस इसके लिए अगर आप अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो इसमें हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर मौजूद है, वो आपको हम सेंड कर देंगे। तो तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये तीनों क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको समझाऊँ ना तो मतलब अगर वैसे बता दूँ तो फिर आपको सही समझ नहीं आनी, तो अगर बताऊँ तो फिर 10-15 मिनट इस पे लग जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो आप मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ना,
उसको आप लाजमी देखा करें। तो इससे फिर क्या होगा कि आपके स्टेप बाय स्टेप आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। अगर आप क्लास मिस करती हैं या जो रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप नहीं सुनते, फिर ज़ाहिर है कि डायरेक्ट किसी दिन आप क्लास में आ जाना, उससे फिर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है, लेकिन शर्त ये है ना कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही एक जगह से दूसरी जगह आपने लेकर जाना है। क्योंकि आगे का पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आपको कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट और वर्क डन जीरो। लेकिन अगर आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें ऐसे, इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है। अभी जो इसका पोटेंशियल है वो पूरी जगह तो सेम है, लेकिन ज़ाहिर है कि इससे इस सरफेस से तो डिफरेंट है ना। तो इस केस में अगर आप ऐसे ट्रांसफर करवाती हैं, फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रहती हैं, फिर आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान मूव करवाती हैं और दोनों का पोटेंशियल दूसरे से डिफरेंट हो, तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ता है। It is a very misconception that a capacitor stores charge. छोटी क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, इट इज दैट डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। लेकिन इंटरव्यू में आपने ये डेफिनेशन नहीं सुनानी, बल्कि आपने क्या डेफिनेशन सुनानी है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आपने इंटरव्यू में सुनानी है कि चार्जेस को हम स्टोर नहीं करते, बल्कि जो एनर्जी होती है बिटवीन द टू प्लेट्स उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। क्लियर? और अगेन जो आपको लेक्चर भेजे थे कैपेसिटर जी वाले, सर। तो उसमें ये सारे केसेस आती हैं कि अगर आप दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनके दरमियान अगर आप मेटल रख दें, तो फिर कैपेसिटर के साथ क्या होगा। अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो फिर क्या होगा। अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक किस तरह रखें कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसे रखें कि कोई डिस्टेंस ना हो, ऐसे आपका डाइलेक्ट्रिक रखना है। तो फिर क्या होगा, अगर एक कैपेसिटर अगर एक कैपेसिटर प्लेट ये है और दूसरी कैपेसिटर प्लेट आपने इतनी ले ली है बात, तो फिर क्या होगा। ये सारे जो डिफरेंट केसेस होती हैं जो आपको छोटी क्लासेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन एडवांस लेवल में ये केसेस आपको मिलती हैं कि आपने जितने भी केसेस पढ़े हैं ना, वहाँ पर दोनों प्लेट्स का साइज सेम होता है, लेकिन लेट्स सपोज इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। तो जब दो डिफरेंट साइज की प्लेट्स हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। ये सारे केसेस जो है ना, हमने वो जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसमें हमने आपको वो डिस्कस किए हुए हैं, वहां से आपने इनको सुन लेना, क्योंकि वो पूरी डिटेल के साथ आपने उसको डिस्कस किया होगा। ये पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस आपको पेपर में आ सकते हैं। फिर ये भी आता है कि जब आप बैटरी वो आप बैटरी लगी हो, तो फिर वो कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वो सारी चीज़ें वो केसेस होती हैं। अगर आप बैटरी रिमूव कर दें, तो फिर चार्ज स्टोर कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या एनर्जी कितनी होगी, वो सारे केसेस वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। वो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको हमने शेयर कर दी है कल, जो 2 या 3 लेक्चर थे, तो वो आपने सुन लेने हैं, तो फिर आपको वो सारी समझ आ जाएगी। ठीक है। अब आप जो लेक्चर नहीं सुनेंगे, तो फिर आप जा रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो नहीं सुनना चाहते, तो हमारा काम तो ये है कि जो चीज़ें वो पहले हो चुकी हैं वो आपको वो दोबारा शेयर कर दी जाए। और इससे अगर आपको कोई मसला होता है, तो फिर मैंने आपको ओपन वो दिया होगा कि आप यहाँ पर उसका सवाल कर लेना है। तो जब आप वो लेक्चर नहीं सुनेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिजिक्स एक इतना ब्रॉडर एरिया कि आप इसको वो करते चले जाएं, करते चले जाएं, इसमें कभी इसमें ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो हमें दोबारा फिर ना करें, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से जो चीज़ें हम पहले कर चुकी हैं वो हम दोबारा नहीं करवा रहे। तो वो अपने रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपने उसको सुन लेना। अगर वो भी करवाना शुरू कर दें, तो फिर आपका जो सिलेबस है उसकी स्पीड मजीद स्लो हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि टू प्लेट्स ऑफ अनइक्वल एरिया कैन आल्सो फॉर्म अ कैपेसिटर। तो वो कह रहे हैं बट इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया इज कंसीडर्ड, कि ये भी कैपेसिटर बना सकती हैं कि अगर एक प्लेट ज़्यादा है और दूसरी प्लेट का साइज छोटा है, ये भी कैपेसिटर बना सकते हैं। लेकिन इस कैपेसिटर में फर्क होगा, सिर्फ आपने वो वाला हिस्सा लेना है जो दोनों चार्जेस का कॉमन है। ये वाला जो हिस्सा है, ये इसके साथ वो मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहा, तो ये
इतना हिस्सा वो कैपेसिटर में काउंट नहीं होगा, सिर्फ वो हिस्सा कैपेसिटर में वो काउंट होगा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर प्लेट्स, capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon charge। आपने पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी कि डी पे डिपेंड करती है। ना वो चार्ज पे डिपेंड करती है, ना वो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ना वो मेटल्स पे डिपेंड करती है कि कौन सी मेटल आपने ली है, ना मेटल्स की थिकनेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि थिकनेस का मतलब है सिंगल लेंथ, तो एरिया का मतलब क्या होता है डबल लेंथ। तो ये डबल लेंथ पे डिपेंड करती है, सिंगल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेंथ का कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल लेंथ नहीं है बल्कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो फॉर्मूले में आपको सिंगल लेंथ नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा थिकनेस ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं कर रहे। थिकनेस का मतलब है उसकी कितनी मोटाई है, तो आप जितनी मर्जी मोटी प्लेट्स ले रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी कि प्लेट का एरिया कितना है और चार मीडियम है कि नहीं है, कौन सा मीडियम उस पर डिपेंड करता है, वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज केप्ट स्मॉल। कोशिश यही की जाती है कि जो प्लेट्स में जो डिस्टेंस है उसको वेरी वेरी स्मॉल रखा जाए, ताकि जो चार्जेस की जो लीकेज है वो ना हो सके। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर जो कॉर्नर से होते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बल्ज हो जाती है, इस तरह करके स्ट्रेट नहीं रहेंगी बल्कि बल्ज कर जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ना तो उसकी में वो बल्जिंग आ जाती है, तो उससे उससे फिर चार्जेस लीक आउट हो जाएंगे। तो चूंकि हमने चार्जेस को लीक आउट नहीं होने देना, ताकि यहाँ पर हमने इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर रखना है, तो इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम रहे, ताकि फ्रिंजिंग या एज इफेक्ट से हम क्या कर सके वो बच सके। Spherical conductor is equivalent to a spherical capacitor with its outer sphere of infinite radius। ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस है जिनको आप एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। आगे वो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जिस तरह आपने पढ़ा था यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किस केस में किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कैपेसिटेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है। रेडियल एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये जस्ट आपने उसको करना है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड बिटवीन द plate of parallel plate capacitor, then its capacitance increases, but potential difference decreases to maintain the capacitance and potential difference of capacitor as before। तो ये भी केस है, इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर हमने भेज दिया है कि जब आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लेस करती हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करती हैं, तो उसका जो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, वो किस तरह उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे कम होता है। अभी वाले जो लेक्चर्स हुए हैं प्रीवियस उसमें भी हमने डिस्कस किया है, और जो बैच 2 वाले जो लेक्चर्स है वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया है। वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपने इसको सुन लेना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये सारे बात आपके एमसीक्यूज हैं, तो ये सारा हमने करवा दिया है। तो यहाँ पे आपके आरएलएस फिजिक्स से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं अपने नोट्स में कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये नोट्स आपसे शेयर जी सर। कर दिए हैं मैंने ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। जो हाईलाइटेड है इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। बाकी जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया वो आपकी मर्जी है, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं इसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। बाकी नोट्स फॉर्म में भी आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। पहले हम नहीं देते थे, तो अब हमने इम्प्रूवमेंट की है कि अब हमने ये सोचा है कि आपको अपने नोट्स भी दिए जाएँ, ताकि आपकी कोई एरिया रह ना जाए जहाँ से आपके कोई कमी कोताही हो जाए। हमारी तरफ से तो पूरी आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, बाकी मेहनत आपकी होगी और फिर किस्मत आपकी है। बाकी जो है